नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और इस खास पेशकश में हम लगातार बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, खासकर गुजरात की। गुजरात विधानसभा चुनाव जहां 2 चरणों में मतदान होना है और हर किसी की नजर इस चुनाव को लेकर है। अलग अलग फैक्टर्स इस चुनाव में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी सियासी यूएसपी बीजेपी के पास अगर है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो बीजेपी के लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी ताकत है। वहीं एक्स फैक्टर इस चुनाव का क्या है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरीश झाला साहब हमारे साथ हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको लगातार आप इस खास पेशकश में हमारे साथ सुन रहे हैं, उनके विश्लेषण को आप समझ रहे हैं। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीश झाला साहब, आपसे समझना चाहूंगा, गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर एक्स फैक्टर की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। आप सहमत हैं इस बात से, और अगर हां तो क्या आपको वजह नजर आती है? मैं हाँ कह सकता हूं, लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं। जैसे कि जब वो आए 2022 में, जब वो आए तब ऐसा लग रहा था, मई से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, तब ऐसा लग रहा था कि काफी एग्रेसिव है और ये मोमेंटम अगर चालू रहा तो बहुत बड़े पैमाने पे इस बार चुनाव नतीजे पे असर हो सकता है। लेकिन अगर पिछले 2-3 महीने का उनका ब्यौरा देखे, उनका चुनाव प्रचार का स्टाइल जो बदला हुआ देखे, तो लग रहा है कि वो एग्रेसिवनेस कम हो गई है। जैसे कि मई और जून महीने के अंदर उन्होंने जिस तरह से अपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात से माहौल बनाया था, वो माहौल कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। तो जो ये एक्स फैक्टर जिसको हम मई से ऑलमोस्ट सितंबर तक बहुत सीरियसली ले रहे थे, वो लग रहा है कि धीरे धीरे स्टीम आउट हो रहा है। ठीक है, वो उनका प्रचार चालू है, चाहे भगवत मान सिंह आए या फिर राघव चड्ढा आते हैं या इवन अरविंद केजरीवाल आते हैं, उनका प्रचार चालू है। लेकिन इफेक्ट जो है, जो उनका माहौल बनाया था, उसका टेम्पो आगे नहीं बढ़ा पाए हैं और उसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये एक्स फैक्टर जितना हम मई जून में सीरियसली लेते हो, कहीं वो वीक होता जा रहा है। अजीत शुक्ला साहब, CSDS, सी वोटर जैसे जो तमाम एजेंसीज हैं वो गुजरात में आम आदमी पार्टी को 20 से 22% वोट देने का अनुमान जता रहे हैं। क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है, और अगर ऐसा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो किसी सूबे में दूसरा विधानसभा चुनाव लड़ रही है, वहां पर 22% वोट उसको मिल सकता है, इस तरीके का अनुमान जताया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा फैक्टर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में? देखिए अनुराग जी, दो तीन मोटी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा इस चुनाव का। पहला तो ये कि जो गुजरात में पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं 2002 से लेकर और 2017 तक, उसमें बाईपोलर इलेक्शन रहे हैं और लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी को 48 से 50% के आसपास वोट आता रहा है और 38% के आसपास जो है 38 से 41% के आसपास वोट आता रहा है कांग्रेस को। लगभग 9 से 10% का गैप रहा है कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में, और बीजेपी लगातार जीतती रही है। इस बीच में जितने इलेक्शंस हुए उसमें लगातार जो है कांग्रेस ग्रुपिज्म का शिकार होती रही है और बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार चुनाव लड़ता रहा है और मजबूती से वापस आता रहा। हालांकि पिछले चुनाव में 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, लेकिन पिछली बार के तुलना में 1% वोट शेयर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ था। लेकिन अब इस बार हालांकि सीटें कम हो गई थी 16 नई पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी जो है, हालांकि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, वहां नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग जो है 13% के आसपास वोट शेयर था उसका। सूरत और गांधीनगर में अच्छा खासा वोट वो लाई थी। सूरत में तो हालांकि कांग्रेस से ज्यादा वोट लाई थी वो। तो कहीं ना कहीं एक पिछले विधानसभा चुनाव में उसको बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ था, उसके सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई थी। लेकिन इस बार जो है, जब लोकल बॉडी के जो नगर निगम के चुनाव थे, महानगर निगम के जो चुनाव थे, उसमें उसने अपना प्रेजेंस दिखाया। उसके बाद लगातार जो है ये लोग जाते रहे, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पे पहुंचते रहे और उसके बाद जो है उन लोगों ने गारंटी कार्ड बांटा
जी। एक प्लास्टिक का कार्ड दिया इन लोगों ने, और बिजली के संदर्भ में, पानी के संदर्भ में, बेरोजगारी के संदर्भ में, और उससे कहीं ना कहीं इनरोड बनाया है। तो वो जो सौराष्ट्र का एरिया है और साउथ गुजरात है, उसमें इनका प्रेजेंस ज्यादा देखा जा रहा है, और समस्त गुजरात में भी प्रेजेंस इनका है। ठीक है। उससे जो है हरे वो हरीश झाला भारतीय साहब, जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अजीत जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हरीश झाला साहब, दो इलाके गुजरात के बताए अजीत शुक्ला साहब ने, क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आपको लगता है कि गुजरात के ये दो जो रीजन है, यहां पर आम आदमी पार्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग पोजीशन में है? देखिए, उनकी प्रेजेंस है, ये मैं कहूंगा। स्ट्रांग पोजीशन इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप समझिए। जो उन्होंने एग्जांपल दिए महानगर के चुनाव के, सूरत के और गांधीनगर महानगर के, सूरत महानगर पालिका में जो चुनाव हुए उन्हें 20 सीट हासिल हुई, वो ज्यादातर सौराष्ट्र पाटीदार डोमिनेटेड एरिया से हुई है। अब वही आम आदमी पार्टी जब सौराष्ट्र में जाके, जो सूरत का वराछा कतारगाम एरिया है, जहां जो आते हैं वो सौराष्ट्र के भावनगर अमरेली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वहीं जब आम आदमी पार्टी जिला पंचायत का चुनाव, तालुका पंचायत का चुनाव या भावनगर महानगर पालिका के चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। मतलब यहां से जो वोट पाटीदार का वहां ट्रांसफर होना चाहिए या साथ में चलना चाहिए आपकी, और वो नहीं बढ़ा है। गांधीनगर कंप्लीटली एक्सेप्शनल केस था, बहुत ही एग्रेसिवली पूरी टीम लग गई थी, क्योंकि और कहीं चुनाव नहीं थे। गांधीनगर महानगर पालिका का अकेले का चुनाव था, क्योंकि उसका अलग से चुनाव होता है। तो उसमें उन्होंने बहुत जोरदार काम किया था, और जो वोट शेयर बात कर रहे थे, वो सही बात है। उनकी वजह से पहली बार, ये 2010 में बनी है गांधीनगर महानगर पालिका, 2 बार चुनाव हुए, दोनों बार कांग्रेस ने वहां अपनी सत्ता हासिल की थी, पर इस बार आपकी वजह से वहां भाजपा सत्ता में आई और कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली है, वो भी एक हकीकत है। तो आप है वो एक्स फैक्टर में इस तरह से काम कर सकता है। ठीक है हरीश झाला साहब, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे संभवतः कल ही, और मैंने बताया कि देखिए इस साल राहुल गांधी ने गुजरात में 3 बार सिर्फ दौरा किया है। मेरे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इस साल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले 20 बार गुजरात का दौरा किया है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद 12 रोड शो कर चुके हैं, और अब तक की जो अपडेटेड जानकारी है उसके मुताबिक अभी 7 दिन और कुछ कार्यक्रम हैं जो उनको करने हैं, जो उनके तय बताए जा रहे हैं। जिस एग्रेशन की बात आप कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का एग्रेशन बड़े चेहरे के तौर पर, लीडरशिप के तौर पर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का एग्रेशन, जमीन पर आम आदमी पार्टी का एग्रेशन, क्या आपको लगता है कि बड़ा अंतर है, बड़ा फासला है? देखिए, कांग्रेस और आपका कंपैरिजन करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने बताया अरविंद केजरीवाल ने बहुत दौरे किए हैं, रोड शो भी उनके काफी हुए हैं, कोई शक नहीं है उसमें। क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ 3 बार आए, वो भी चुनाव डिक्लेयर होने से पहले। एक उनका मीटिंग था दाहोद में, एक हुआ अहमदाबाद में, और एक साउथ गुजरात में हुआ है। उसके अलावा उनका मीटिंग नहीं हुआ है। मैं जब एग्रेशन की बात करता हूं, उनका एग्रेशन इस हिसाब से कि लोगों के दिमाग में और लोगों में उनकी चर्चा होती थी, वो कम हो रही है। वो उनका दौरा बढ़ा है, उनकी पब्लिक मीटिंग्स बढ़ी है। अगर आप 2-3 महीने पहले की उनकी पब्लिक मीटिंग देखेंगे तो छोटे हॉल में हुआ करती थी, जहां ज्यादा से ज्यादा 1000 की कैपेसिटी हुआ करती है। लेकिन पिछले 2 महीने में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की है, चाहे वो साउथ गुजरात हो, चाहे सौराष्ट्र जी बता रहे जी। तो वो मीटिंग में 50,000, कभी 1 लाख भी लोग आए हैं। लोग का आना आप जानते हैं कि किस तरह से अब भीड़ इकट्ठा होती है। मीटिंग्स, रोड शो भी अगर आप देखें तो इतना रिस्पांस नहीं है। और जब मैं एग्रेशन की बात करता हूं तो मैं आम आदमी पार्टी को बीजेपी के साथ कंपेयर करता हूं। तो आज एक ही दिन में बीजेपी की 54 पब्लिक मीटिंग्स पूरे गुजरात में होने वाली है। करीबन उनके 26 सेंट्रल लीडर्स गुजरात में है। देखिए, जब भी आप बात करते हैं वो सीधा ये बात करते हैं कि हमारी जो या हमारा जंग है वो सीधा भाजपा से, वो कांग्रेस को गिनती नहीं है। हम गिन रहे कांग्रेस को कि अभी भी वो कांग्रेस चुनाव में है। देखिए, जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आनंद की पब्लिक रैली में नहीं कहा था कि कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो गुपचुप से काम करता है, तब तक आप पुराने सभी डिबेट्स निकाल दीजिए, कांग्रेस को इतना कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था जिस तरह से 2017 में ले रहा था। अब ये मानते थे कि कांग्रेस इस बार इतनी एक्टिव नहीं है, उनकी कैडर एक्टिव नहीं है, उनके लीडर्स भी जैसे बहुत सीरियस नहीं थे। गुटबंदी तो है ही उसमें।
उस हिसाब से अगर हम आप और कांग्रेस की कंपैरिजन करने जाए तो कांग्रेस से आप बहुत आगे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि कैडर जो कांग्रेस के पास आज भी है उतनी आपके पास नहीं है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल की कितनी भी मीटिंग हो जाए पर उसको लोग तक पहुंचाने के लिए, मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए और वोटर्स को पोलिंग बूथ लाने के लिए आपके पास जो कैडर होना चाहिए वो बहुत कम है या नहीं है जैसा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कई मायनों में आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस से ऊपर है, तुलना नहीं हो सकती। कंपैरिजन अगर करना है, लड़ाई अगर दिखानी है तो बीजेपी से ही आम आदमी पार्टी की करनी होगी। लेकिन कैडर की कमी, कैडर की दिक्कत, ये एक समस्या है आम आदमी पार्टी के सामने। लेकिन शुक्ला साहब, 2014 में इकलौता सूबा था गुजरात जिसके मॉडल का जिक्र होता था। 2014 का लोकसभा का चुनाव उसी गुजरात मॉडल पर लड़ा भी गया। 2022 में गुजरात में एक और मॉडल उतरा है और वो है दिल्ली मॉडल। क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली मॉडल है यही इकलौती बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी के गुजरात में एक्स फैक्टर बनने का? देखिए अनुराग जी, मैं एक बात बहुत निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि वहां पे जो है आम आदमी पार्टी जो है वो ज्यादा नुकसान वो जो है कांग्रेस को पहुंचा रही है, न कि वो भाजपा को पहुंचा रही है। अगर 100 वोट अगर हम लेते हैं कि 100 वोट जो नुकसान अगर आम आदमी पहुंचा रही है तो उसमें 25 या 20 जो है वोट वो जो है वो बीजेपी का होता है और लगभग जो है 75 वोट जो है वो कांग्रेस का है। ठीक है। तो जो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, जो झटका लग रहा है, आम आदमी पार्टी जितना मजबूत होगी और जितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से लड़ेगी उतना ज्यादा जो है फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि वहां पे जो है जो सत्ता विरोधी वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, उसका डिवीजन होगा। अगर बहुत मैं कोई सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे भी बात कर रहा हूं, जो सर्वे अगर कोई एजेंसी जो कर रही है जो परसेंटेज बता रहे हैं उसके अलावा भी मैं ऐसे बता रहा हूं कि कांग्रेस जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी तो 41% वोट पाई थी और वो उससे ऊपर नहीं पहुंच पाई थी पिछली बार। इस बार उसकी स्थिति और खराब है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है। लेकिन अजीत जी मैं ये पूछ रहा था सर कि गुजरात में जो लड़ाई है वो डेवलपमेंट मॉडल की है ना, गुजरात में लड़ाई डेवलपमेंट मॉडल की है। यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह है क्या जिसके चलते आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर है गुजरात में? नो जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो आज के डेट में भी बड़ी जो संख्या है उनकी वो अभी भी उनके साथ इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप पिछला 2002 से लेके और अभी तक का चुनाव उठा के देख लीजिए। 2002 से 2017 तक के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी को लगभग 48% के आसपास वोट आता रहा है। और पिछला दो लोकसभा का चुनाव अगर उठाते हैं आप तो पिछली बार 2014 में 59% वोट पाई थी और 2019 में 62% वोट पाई थी। तो उनका जो आप पिछला अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शन से कंपेयर करते हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है। तो अगर कन्वेंशनल तरीके से अगर आप देख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि नई पार्टी आती है तो तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से, लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी के इनरोड करने से कांग्रेस जो दिख रहा है वो एक नजर में मोटे तौर पे ये दिख रहा है कि वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान। लेकिन हरीश जाला साहब, जो बुनियादी सवाल है सर वो ये कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को अगर ये तमाम एजेंसीज 20 से 22% वोट देने का अनुमान जता रही हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का आधार क्या है उस सूबे में जहां अब तक दो दलों के बीच में मोटे तौर पर लड़ाई होती आई है? क्या उसका आधार, क्या उसका आधार जो है? जी मैं आऊंगा आपके पास अजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। हरीश जाला साहब, क्या उसके पीछे का आधार आम आदमी पार्टी की तरफ से गिनाए जा रहे मुद्दे हैं जिसमें बिजली की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है? जो ओपिनियन पोल के सर्वे आ रहे हैं और वो जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि इनको 20% वोट आपको मिल रहे हैं, वो मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। जमीन अगर मैं 1962 से 2017 तक का अगर इलेक्शन डेटा निकाल के देखता हूं तो 12-15% वोट में तो यहां सरकारें बदल जाती है। 1990 और 1975 के इलेक्शन इसके बेंचमार्क है।
कि कांग्रेस जो 1985 में 55% वोट, वो रिकॉर्ड है जो अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ भाजपा नहीं तोड़ पाई है। और 1990 में उसके सामने जब जनता दल और भाजपा यूनाइटेडली इलेक्शन लड़ते हैं तो वो सीधा 53-56% पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में वो परसेंटेज कभी ओपोजिशन ने हासिल नहीं किया। बीजेपी भी 49.5% पर टिकी हुई है। तो इस हिसाब से अगर मॉडल देखें हम कि अरविंद केजरीवाल किस हिसाब से 20% वोट हासिल कर रहे हैं, देखिए लेकिन हरीश जाला साहब मैं आपको बस थोड़ा सा करेक्ट करूं, आप मुझे अपडेट कीजिएगा सर। जो 20 से 22% आम आदमी पार्टी को गुजरात के विधानसभा में वोट दिए जाने की बात कही जा रही है, इसके पीछे का आधार तो सूरत भी हो सकता है ना सर, गांधीनगर भी हो सकता है, जहां आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 20 से 28% के आसपास रहा है। सर मैं उसी के ऊपर आता था जी। आप 1990 का जनता दल, चिमन भाई पटेल की लीडरशिप में जनता दल ने कंटेस्ट किया था, उसको करीबन 29 या 26% वोट मिले थे। वही जनता दल 1995 में चिमन भाई पटेल के अवसान के बाद जब चुनाव लड़ता है तो उनको 2% वोट मिले थे सर, आप समझिए। मैं अरविंद केजरीवाल का जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन एक इन्फ्लुएंस 182 सीट्स अभी एक कम ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि सूरत ईस्ट में उनके कैंडिडेट ने विड्रॉ किया, डमी कैंडिडेट ने भी विड्रॉ कर लिया क्योंकि उसको पार्टी सिंबल नहीं मिल रहा था। तो अब आप है ही नहीं, तो ऑलरेडी 181 सीट पे अब वो चुनाव लड़ रही। अब 181 सीट के ऊपर अरविंद केजरीवाल का इन्फ्लुएंस, डिवीजन होना और 80 लाख वोटर्स में उनको इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि हम अगर 70% वोट भी गिनते कि 70% वोटिंग होने वाला है, देन इट इज 2 करोड़ 90 लाख। उसमें से ऑलरेडी हम समझ लेते कि 48-49% बीजेपी को जा रहा है। बचे हुए वोट्स में से 20% वोट्स हम ये शुक्ला जी कह रहे हैं कि ज्यादातर वो कांग्रेस में से शिफ्ट हो रहे हैं या फ्लोटिंग या एंटी इनकम्बेंसी डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि ये 20% में से 80% कांग्रेस के और 20, ये मुझे मैथमेटिक्स अजीत सर थोड़ा बताइए सर आंकड़ों के लिहाज से हरीश जाला साहब को। वो कह रहे हैं कि जो बताया जा रहा है, जो प्रोजेक्शन है वो कहीं जरूरत से ज्यादा है, एग्जीग्रेशन है। नहीं देखिए, आपको एक चीज बताया, जब नई पार्टी आती है ना तो जो कन्वेंशनल लोग कन्वेंशनल तरीके से जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। जब अगर दिल्ली में भी जितने भी पोस्टर थे या वरिष्ठ पत्रकार थे वो सही ढंग से नहीं बता पा रहे थे। अगर आप पंजाब का इलेक्शंस देख लें तो उसमें भी बहुत ज्यादा लोग जो है जो तो दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या वो चीज है जिसको मिस कर रहे हैं तमाम लोग आपके मुताबिक? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पब्लिक में कन्वर्सेशन में आ चुकी है आम आदमी पार्टी, और वो प्रेजेंस उसका हर जगहों पे हो चुका है पूरे समस्त गुजरात में। अब वोट शेयर जो, जैसे आप बोलते हो कि वोट शेयर जो अभी पब्लिक बोल रही है ग्राउंड पे, वो सर्वे एजेंसीज दिखा रही हैं। अब 21 तारीख को दूसरा नॉमिनेशन विड्रॉल का खत्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन जब आगे चढ़ता है तो ये देखना पड़ेगा कि जो लोग कन्वर्सेशन में ये चीज बोल रहे हैं वो कितना वोट में कन्वर्ट हो रहा है जी। अगर वो लगातार अंतिम समय तक अगर वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर असेंबली लेवल पे ऐसा होता है कि वहां पे ये उनको लगता है, जहां पे ऐसा लगेगा जो एंटी भारतीय जनता पार्टी वोट है, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है या विधायकों से नाराज वोट है असेंबली लेवल पे, अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी मेरे लिए ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है, वही बीजेपी को हरा सकती है, ठीक है, या कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट है वो हमको हरा सकती है, तो वो वोटों का जो अगर पोलराइजेशन होता है तो वो किस तरह से होता है और कांग्रेस यहां से अपने आप को कितना संभालती है। हम इस बात से झाला साहब के डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास लगभग 32% के आसपास कोर वोटर है, क्योंकि 2 इलेक्शंस जो हुए हैं 2019 और 2014 के, तो लगभग 32% के आसपास वोट पाई है कांग्रेस। तो कांग्रेस का ग्राउंड पे भी बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कांग्रेस के लगभग 20 ऐसे विधायक हैं अभी तक कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं 2017 से अभी तक। ठीक है, तो कांग्रेस लगातार कमजोर हो गई है। हरीश जाला साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में कहा जा रहा है कि देखिए अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 24 घंटे बिजली देंगे,
300 यूनिट आपको बिजली मुफ्त देंगे। दिल्ली में ये फॉर्मूला हिट है, क्या गुजरात में ये फॉर्मूला हिट हो सकता है? बिजली क्या बड़ा मुद्दा है गुजरात के कुछ इलाकों में? अनुराग जी, हम कम से कम 2 या 3 दिन से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले दिन 2 थियरीज आपको बताई थी कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला चला, वो भी अर्बन एरिया में चला, तो ये जो शुक्ला जी कह रहे हैं या बाकी ओपिनियन पोल कह रहे हैं, उससे भी मैंने एक्सट्रीम आपको बताया कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है। पहली बात, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली बात जो है, आप किसी को भी जाके पूछ लो तो बोलेगा कि यार मुफ्त में मिलता है तो कौन नहीं लेगा, और उसी के ऊपर लोग जाके वोट कर सकते हैं। मैं मानता हूं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। गुजरात में आज 300 यूनिट पे आपको 2000-3000 का बिल आता है। एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी पर मंथ इनकम 15,000 है, वो उसका अगर महीने का 2000-3000 बचता है तो क्यों नहीं बचाएगा? पहली बात तो वो वोट ला सकता है। मैंने पहले दिन बोला था, अगर वो चला तो वो जबरदस्त वेव में बदल, ये 20% हम भूल जाएंगे, जबरदस्त वेव में बदल जाएगा। पर वो मुझे जमीन पर नहीं दिखता है। लोग कह रहे हैं कि 20 अगर मुझे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो मुझे चाहिए, पर वो वोट में कन्वर्ट होगा, वो मेरा सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, एक और सवाल इसी से जुड़ा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह तक कहा है कि देखिए, अगर हमें आप ले आते हैं अपने सूबे में तो ऑन एन एवरेज आपको हर महीने 27,000 रुपए का फायदा होगा। ये जो वेलफेयर स्कीम्स के वादे हैं, क्या यही एक बड़ा फैक्टर है सर जो क्लिक कर सकता है, और हो सकता है क्लिक ना भी करे? हरीश झाला साहब। अनुराग जी, अगर इतिहास देखें हम तो 1980 में इंदिरा जी ने कहा था मैं गरीबी हटाऊंगी, और आप देख लीजिए 1980 का रिजल्ट 1977 के सामने जबरदस्त उनको रिस्पांस मिला था, वो वापस पावर में आ गए। गुजरात मॉडल भी वही है। जैसे कि आप अरविंद केजरीवाल जी की बात करें ना कि वो ये वेलफेयर स्कीम लेके आए हैं, तो गुजरात मॉडल भी वही था। नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात डेवलपमेंट मॉडल पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, हमारा स्टेट इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अ प्रॉस्परस स्टेट। बिल्कुल, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस हम 84 नेशन से सिर्फ सूरत बिजनेस कर रहा था, बाकी मैं मांडवी, लोथल या और पोर्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जैसे कि गुजरात बना तो 1962 में पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां आया था। तो बेसिकली कोई मॉडल अगर लोगों के दिमाग में बैठ गया, हाँ ये बात सही है, ऐसा हो सकता है, ये देखो पहले नहीं था, तो उसके ऊपर वोटिंग हो सकता है। जैसे कि गुजरात में लोगों के दिमाग में एक बैठ गया है कि भाई गुजरात में 1995 बीजेपी पहली बार अकेले सरकार बने, उसके पहले यहाँ सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी, तो लोग उसके दिमाग में बैठ गया है। ये हकीकत नहीं है फिर भी, तो ये अगर आप कुछ चीज बेचने में सफल रहते हैं तो वो क्लिक हो जाती है। फिर वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कह सकते हो या फिर उसको कॉलगेट टूथपेस्ट भी कह सकते हो। ठीक है अजीत शुक्ला साहब, ये जो वेलफेयर स्कीम है सर, जिसमें मुफ्त बिजली है, बेरोजगारी भत्ता है, बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑन एन एवरेज हर महीने 27,000 रुपए के फायदे का दावा है, आपको लगता है कि गुजरात में क्लिक होने की वजह यही है, गुजरात में फैक्टर एक बड़ा बनने की वजह यही है? देखिए, क्लास जो इकोनॉमिकली जो पुअर क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास हैं, वो उसमें भी जो सर्वे दिखाते हैं, उन सर्वे में भी ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उन वोटरों को अट्रैक्ट कर रहा है, और वो लोग इस चीज को जो है ये साफ रिफ्लेक्शंस है। लेकिन ओवरऑल जो गुजरात है, गुजरात में सबसे बड़ा ये चीज देखना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम दीज जो स्कीम्स वगैरह के अलावा जो है, सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पे बीजेपी बहुत ज्यादा सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत है, और लगभग उसका 50% वोट शेयर रहा है। अगर कोर बहुत कम करके भी मानते हैं तो 45% के आसपास कोर वोटर्स हैं उसके। ठीक है, हालांकि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहता है जी। पिछली बार जो है, पिछले 2017 के इलेक्शन में लगभग 5 लाख मतदाताओं ने नोटा दबाया था। तो ये साफ साफ इससे रिफ्लेक्शंस होता है कि लोग जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों विधायकों से जो नाराज रहे होंगे, नाखुश रहे होंगे, उन लोगों ने ही तो नोटा दबाया होगा। ठीक है अजीत जी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। हरीश झाला साहब ने कहा कि देखिए, अगर ये मुफ्त बिजली क्लिक कर गया तो फिर आम आदमी पार्टी गुजरात में खिलाड़ी बनेगी, खेल बिगाड़ने वाली नहीं बनेगी।
खिलाड़ी के तौर पर उभरेगी। आपको क्या लगता है, अगर वो देखिए, खिलाड़ी अभी नहीं तो बन पाती है, खेल हाँ, बिगाड़ने वाली अभी बनती है, तो किसका हाँ, खेल ज्यादा बिगाड़ रही है, कांग्रेस का? देखिए अभी अभी मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं तो अभी मोटे तौर पे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का वो खेल बिगाड़ रही है, और दूसरा है कि वो अपने आप को स्थापित करना चाह रही है प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में। मतलब आपको क्योंकि खिलाड़ी के तौर उसकी पर नहीं नजर आ रही है अभी? नहीं, कहीं पे भी आप देखिए ना, एक पॉलिटिक्स उसके पास कैडर नहीं है ना, उसके पास उतने मजबूत कैडर नहीं है, पुरानी चीजें नहीं, लेकिन नहीं, बहुत सारे फेसलेस जो जो लीडरशिप है ग्राउंड लेवल पे, जी। वो लोग उभर कर सामने दिखेंगे आपको जब 8 दिसंबर को जब रिजल्ट्स आएंगे। अगर ये चीजें अगर आगे बढ़ती हैं जो अभी जिस तरह से कन्वर्सेशन में हैं, ये बातें जब चल रही हैं, ये सही में रिफ्लेक्ट होती है, वोटों में तब्दील होती है, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हरीश झाला साहब, मतलब अगर आप अपनी बात को बेहतर तरीके से पहुंचाने में सफल हो गए, कम्युनिकेट आपने कर लिया, तो आप खेल बिगाड़ने वाले नहीं, गुजरात में खिलाड़ी भी बन सकते हैं। बिल्कुल उसी का डर लगा था पिछले 3 महीने में भाजपा को, कि खेल बिगाड़ने के लिए आई थी, वो खेल बिगाड़ने के साथ साथ हमारी भी बैंड बजा सकता है। इसी वजह से तो नेगेटिव कैंपेन पूरा स्टार्ट हुआ। आप देख लीजिए कि दिल्ली में एक मिनिस्टर 10,000 लोगों के साथ शपथ लेता है, वो मिनिस्टर को टारगेट किया जाता है। फिर गुजरात में उनके प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को टारगेट किया जाता है। वो क्या है, वो नेगेटिव कैंपेन इसीलिए तो किया गया। उसको दो तरीके से देख सकते हैं, यहाँ तो वो आम आदमी पार्टी को लाइमलाइट में रखना चाहते थे ताकि प्रजा जाने उसके बारे में, और कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत पहुंचा। यहाँ उनको भी डर लगा था कि अगर शहर में इनकी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगी तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की वोट बैंक में भी सेंध लगा सकती है। तो इसी वजह से जो नेगेटिव कैंपेन 15-20 दिन चला, वो फिर अचानक ही बंद हो गया। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच फाइनल कमेंट आप दोनों का वो ये कि इस बार का गुजरात का विधानसभा चुनाव कंपैरेटिवली ज्यादा दिलचस्प आपको नजर आता है? हरीश झाला साहब, आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हुआ है? मुझे अनुराग जी, 1990 के बाद मुझे ये दोबारा मौका मिलेगा जहां मुझे सही में लग रहा है कि कुछ नया पॉलिटिकल इक्वेशंस, कास्ट इक्वेशंस मुझे देखने मिलेगा, समझने मिलेगा, जो मैंने अभी तक नहीं देखा था। ऐसा मुझे अभी लग रहा है 30 साल के बाद। अजीत जी, मुकाबला दिलचस्प हो चुका है गुजरात का आम आदमी पार्टी की वजह से? देखिए, आम आदमी पार्टी की वजह से निश्चित तौर पे मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अभी तक के जो सर्वे के आंकड़े हैं या जो मेरा अनुभव है उसके लिहाज से बहुत ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। वो जो भी नुकसान हो रहा है वो विपक्ष को हो रहा है, वो कांग्रेस को हो रहा है। चलिए सर, 8 तारीख को कोशिश रहेगी एक बार फिर आप लोगों का वक्त लेने की और नतीजों का विश्लेषण करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। और गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर है, खिलाड़ी बन सकती है या खेल बिगाड़ने वाली, ये समझाने के लिए अपने अनुभव के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।